Okay, people, now we will come to the valency part. What is basically valency? So the capacity of an element to combine is known as its valency. ठीक है, तो combining capacity of an element, valency and radicals. ठीक है, so valences, what part people? Valency is basically what? हम valency को बोलेंगे valency is the combining capacity of an element. Combining capacity of an element. While मतलब देखो कैसा होता है, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ओके. तो मेटल्स में जनरली क्या देखा जाता है? इन मेटल्स द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाई साहब क्या होगा? जनरली क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसीलिए ये क्या करेंगे? दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और यही इनकी वैलेंसी होगी. ठीक है, 1 अगर है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी एलिमेंट की? 1. फॉर एग्जाम्पल सोडियम देखो, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का कितना है बोलो? 281. पोटेशियम है बोलो, किसका कितना है बोलो? 281. ठीक है, ठीक है. लेट्स से आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है, तो इसका है भाई साहब 2 and 1. तो ये सारे आपके इनके इन सब एलिमेंट्स के, सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1. पोटेशियम की वैलेंसी कितनी? 1. लिथियम की वैलेंसी कितनी भाई साहब? 1. ठीक है, ओके. जिनका 2 है, ठीक है, अगर 2 है किसी का, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? अगर 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो वैलेंसी इनकी कितनी होगी? वैलेंसी विल बी 2. और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई साहब? डोनेट करेगा ये. ठीक है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम देख लो, ठीक है, मैग्नीशियम देख लो. मैग्नीशियम का क्या है भाई साहब? 282 है. कैल्शियम का कितना है? 2882. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? देयरफॉर द वैलेंसी इज इक्वल टू 2. वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 2. ठीक है, क्लियर है? ओके. 3 का देख लो भाई साहब. 3 जैसे 3 में हो आपका क्या? एल्यूमिनियम. ठीक है, वैलेंसी अगर हमको देखना है किसका? एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम का क्या है भाई साहब आपका? 283. सो इट विल डोनेट इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. ठीक है, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब? वैलेंसी इज इक्वल टू 3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब? वैलेंसी कितनी हो गई? 1. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब? 2. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3. ठीक है, और जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल डोनेट दीज 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स. ये सब के सब भाई साहब क्या करेंगे? दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स करेंगे. ठीक है, ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब 4 जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, जैसे हो गया आपका कार्बन एंड सिलिकॉन. तो ये लोग क्या करेंगे? दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे? आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे. ठीक है, ज़्यादा करके ये क्या बॉन्ड्स बनाएंगे भाई साहब? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे. ये वाले एलिमेंट्स कौन से टाइप के बॉन्ड बनाएंगे? दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट, दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स. दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है, दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स. दीज विल फॉर्म व्हाट पीपल? दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स. जहाँ पे आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है, सॉरी आपका कार्बन हो गया भाई साहब, या सिलिकॉन हो गया, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इनकी वैलेंसी होगी 4. ठीक है, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ये कोवैलेंट, ये ना डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, नीदर दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, नीदर दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ना ही ये भाई साहब डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, नॉर दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ना ही ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे
और ना ही ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, नीदर दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे विल ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी वैलेंसी कितनी होगी, देयर वैलेंसी विल बी 4, देयर वैलेंसी विल बी 4, देयर वैलेंसी विल बी 4। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे, कौन से एलिमेंट्स पे जिनके हो 5 6 7। ठीक है, तो लेट्स से आपके एलिमेंट्स हैविंग 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर आप लेट्स से भाई साहब फॉस्फोरस लेते हैं, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, 5 6 भाई साहब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं भाई साहब, 6। फॉस्फोरस के पास एक्चुअली 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 5। ऑक्सीजन के भाई साहब 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम। ठीक है, 7 जैसे क्लोरीन हो गया भाई साहब, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। क्यों, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 17। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 एंड 7। ठीक है, तो आपका भाई साहब 5 6 और 7, अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके कितने वैलेंसी हो जाएगी, 8 - 5। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी विल बी 8 - 5 दैट इज 3। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 6 दैट इज 2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 7 दैट इज 1। अगर आपका 4 से ज़्यादा होता है तो 8 से आपको माइनस करना पड़ेगा। और अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 2 और 3। अगर 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 4। अगर 5 6 या 7 है तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 5 8 - 6 एंड 8 - 7। तो वैलेंसी बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। और ये जनरली क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये जनरली क्या है भाई साहब, आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक की कैलकुलेशन है। अगर 1 2 और 3 आपके क्या हो गए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये हो गए 1 2 3, तो आपका वैलेंसी सेम हो गया, यही इनकी वैलेंसी होगी। ठीक है, फिर 4 आ गया, 4, तो 4 भाई साहब क्या हो जाएगा, 4 अगर है तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द सेम, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, दिस विल बी द वैलेंसी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, और यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 5 6 और 7 है, ठीक है, ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इफ़ दीज आर बेसिकली योर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 6 और 7 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 8 - 5 दैट इज़ 3। इसका कितना हो जाएगा, 8 - 6 दैट इज़ 2, और इसका कितना हो जाएगा, 8 - 7 दैट इज़ 1। तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वैलेंसी इज इट क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज बेसिकली वैलेंसी? ठीक है, वैलेंसी का मतलब समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। So the capacity of an element to combine, the capacity of an element to combine is called its valency. It is a number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atoms. It is a number of electrons that an atom of an element gives away or takes up during the bond formation. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डोनेट करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। एंड कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। वैलेंसी हमेशा ऐसा 1.5 किसी का वैलेंसी नहीं हो सकता, 2.3 ये वैलेंसी नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो देखो भाई साहब आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाउ डज द आयनिक कंपाउंड गेट फॉर्म, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, अ सोडियम एटम gives away 1 electron and a cation of sodium is formed. The valency of sodium is 1. ठीक है, a chlorine atom takes up 1 electron and forms an anion of chlorine. The valency of chlorine is 1. Both resulting ions has a complete octet. Due to the attraction between the unit opposite charges of the two ions, ionic bond is formed between sodium and chlorine and the ionic compound sodium chloride is formed. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे अगर हम
सोडियम को लें तो सोडियम का भाई साहब 11 है और 23 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके कितने हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑल्सो बी 11, ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कितना हो जाएगा भाई साहब 23 माइनस 11 दैट इज 12, 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो अगर मैं अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई साहब 11 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 2, 8 एंड 1, ठीक है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका सोडियम, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे सोडियम का कितना है भाई साहब आपका 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। तो पहले में आपके क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरे में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो रहे हैं भाई साहब 1 2 3, सॉरी एक ही ना, सॉरी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई साहब तीसरे में, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ही हम उड़ा दें तो किस्सा ही खत्म, फिर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि एज पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट नीड टू बी देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज जस्ट 8। सो व्हाट विल इट डू, इट विल सब्ट्रैक्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तब भी सब्ट्रैक्ट कर सकता है जब सामने इसका कोई एक्सेप्टर हो। तो इसीलिए सोडियम को हम क्या बोलेंगे, सोडियम को हम बोलेंगे डोनर एटम। तो दिस इज़ बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, तो अभी क्या हो जाएगा इसका भाई साहब, जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो अभी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर भाई साहब आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा, तो बताओ भाई साहब यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स ये सेम ही रहे, यहाँ पे 1 2 ये सेम रहा भाई साहब, 3 4 5 6 और ये 7 8, ठीक है भाई। ये शेल तो उड़ गया, ये अगर इलेक्ट्रॉन ही उड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन को आपने माइनस कर दिया तो शेल का क्या काम, ठीक है। तो अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 and 8, है ना भाई साहब। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अभी हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई साहब 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके 11। तो इसका मतलब अभी ये न्यूट्रल नहीं रहा, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया है, तो यहाँ पे भाई साहब चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज विल बी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम और ये हो गया आपका पॉजिटिव, सोडियम और ये हो गया आपका पॉजिटिव। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। इसी तरह से भाई साहब क्लोरीन है, देखो क्लोरीन में क्या है आपका, दिस इज बेसिकली क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का क्या है 17 है और 35 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके भाई साहब 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके 35 माइनस 17 दैट इज 18, ठीक है। तो 18 न्यूट्रॉन्स हो गए, 17 प्रोटॉन्स हो गए। अभी आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले में 2 तो ये 1 और 2, तीसरे में कितना हो जाएगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है 8 हो गए, और तीसरे में कितना हो जाएगा 7। सो लेट्स ड्रॉ द थर्ड शेल आउट हियर, तो ये हो गया आपका भाई साहब थर्ड शेल। So this is the third shell. Here you will have 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो इसको कंप्लीट होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को भगा नहीं सकता, क्योंकि देखो 4 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप भगाने के लिए बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 1 2 3 तक हम इलेक्ट्रॉन्स को भगा सकते हैं, जब तक आपके
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तब तक आप उनको भगा सकते हैं। 4 में आप भगाएंगे भी नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो 4 में आप क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। 5, 6 और 7 अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या करेंगे भाई साहब, एक्सेप्ट करेंगे, यू विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब क्या है 7, तो आपने क्या किया, सामने से एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने दिया था, सोडियम ने दिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8 एंड 8। तो पहले 2, 8, 7 था, अभी ये हो गया 2, 8, 8। आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बताइए, 2 + 8 + 8, 8 + 8 16, 17, 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया बोलिए, 17, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन्स अभी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका आपका क्या बोलेंगे हम, एक नेगेटिव, तो यहाँ पे हो गया Cl-। वहाँ पे सोडियम में क्या हुआ, Na+, और यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो गया, Cl-। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन रहता ही है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड विल बेसिकली फॉर्म अ कंपाउंड आउट ऑफ पॉजिटिव सोडियम एंड नेगेटिव क्लोरीन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आतम? ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल।
NaCl है भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे NaCl, ये NaCl भाई साहब क्या हो जाएगा, NaCl हो गया ये, सॉरी। तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। ओके 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 ओके। So the electrons present in the outermost orbit of an atom are called as valency electrons. Electronic configuration of boron क्या है भाई साहब आपका 2 and 3. Number of valency electrons कितने हो गए आपके 3. Valency of boron कितना हो गया 3, ठीक है। So variable valency. Atoms of some elements take up or give away different number of electrons under different conditions and exhibit more than one valency. इनका भाई साहब एक से ज़्यादा वैलेंसी है, ठीक है। Atoms of some elements take up or give away different number of electrons. अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंस। एग्जांपल कॉपर है 1 and 2, ठीक है। ये हो गया Cu+ एंड Cu2+, ये हो गया कॉपरस एंड क्यूप्रिक। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब जो वैलेंसी उनको दिखाने चाहिए उसके अलावा भी कुछ वैलेंसी वो दिखाते हैं, ठीक है। रेडिकल्स क्या होंगे भाई साहब, व्हाट आर रेडिकल्स? टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज कटायंस एंड अनायंस ऑफ अ कंपाउंड विथ आयनिक बॉन्ड्स that can take part independently in chemical reactions are called as radicals, ठीक है। So two constituent cations and anions of a compound with ionic bonds, ठीक है, जो ionic bonds form करते हैं that can take part independently in chemical reactions are called as radicals. इनको हम भाई साहब radicals बोलेंगे। Just one moment, Okay, two constituents that is cations and anions of a compound with ionic bonds that can take part independently in chemical reactions are called radicals, ठीक है। तो the magnitude of charge on any radical is its valency. तो किसी भी रेडिकल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इट इज वैलेंसी। क्लासिफिकेशंस ऑफ रेडिकल्स बेस्ड ऑन चार्जेस। कैटायनिक रेडिकल्स, कैटायनिक रेडिकल पर एनायनिक रेडिकल इज इक्वल टू अ बेस। जैसे आपने देखा भाई साहब यहाँ पे क्या है NaCl, ठीक है, ये हो गया आपका Na+ प्लस Cl-, तो ये हो गया आपका क्या भाई साहब NaCl, ठीक है, NaCl हो गया ये। तो ये आपका क्या हो गया, इसने इसका क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली अ कैटायनिक रेडिकल, कैटायनिक रेडिकल। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका अनायनिक रेडिकल, अनायनिक रेडिकल। तो ये हो गया आपका कैटायनिक रेडिकल और ये हो गया आपका अनायनिक रेडिकल। कैटायन कब बनता है, जब एटम ने या एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ठीक है। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम ने जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो रहेगा तो आपका क्या टाइप का रेडिकल बनेगा, कैटायनिक रेडिकल। जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया रहेगा, ठीक है, सो बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन एनायनिक रेडिकल, ठीक है। तो कैटायनिक रेडिकल प्लस एनायनिक रेडिकल ये क्या बनेगा आपका बेस, दिस विल बेसिकली फॉर्म अ बेस, कैटायनिक रेडिकल प्लस एनायनिक रेडिकल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। So cationic radical plus anionic radical will basically form a base. Cationic radicals मतलब बेसिक रेडिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, cationic radicals, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, anionic radicals। तो आपका बताइए क्लोरीन क्या हो जाएगा, anionic radical या cationic radical? Chlorine is gaining electrons, so it will be an anionic radical. Sodium is losing electrons, so it will be a cationic radical, ठीक है। Okay, formed by removal of electrons from the atoms of metals. Anionic radicals और acid radicals बोलते हैं। तो इनको cationic radicals का दूसरा नाम क्या है, basic radicals। Anionic radicals का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, acidic radicals, acidic radicals। Are we clear to this one people, समझ में आ रही है, ठीक है। So जैसे आपका भाई साहब सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। सोडियम का क्या है भाई साहब 281, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा सोडियम प्लस। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा Mg2+। इसका 283 है तो इसका क्या बन जाएगा Al3+, ठीक है। तो दीज आर व्हाट पीपल, दीज आर कैटायनिक रेडिकल्स, दीज आर कैटायनिक रेडिकल्स, these are cationic radicals. Are we clear on this one people? These are cationic radicals. Are we clear on this one people, ठीक है। ओके, अनायनिक रेडिकल्स क्या होते हैं भाई साहब, जैसे अगर समझो यहाँ पे अनायनिक रेडिकल्स विच आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे आपका क्लोरीन हो गया, देखो, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे क्लोरीन में देखो कितने हैं आपके
2, 8 और 7, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बनाएगा, Cl माइनस। ऑक्सीजन का कितना है, 2 और 6, तो ये क्या करेगा भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा O2 माइनस। तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज अनायनिक रेडिकल्स, दीज आर नोन एज अनायनिक रेडिकल्स, दीज आर नोन एज अनायनिक रेडिकल्स। क्लियर है, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दीज आर नोन एज अनायनिक रेडिकल्स। ठीक है, formed by adding electrons to the atoms of non-metals, adding electrons to the atoms of non-metal। classification of radicals based on number of atoms। सिंपल रेडिकल्स हैं आपके, देखो मोनो एटॉमिक रेडिकल कैरिंग चार्ज, ठीक है, Fe2 प्लस एंड Br माइनस, Fe2 प्लस हो गया और Br माइनस हो गया। ठीक है, तो कॉम्पोजिट रेडिकल्स आपके मोनो एटॉमिक रेडिकल्स कैरिंग चार्ज, जैसे आपका Fe2 प्लस हो गया, Br माइनस हो गया। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली व्हाट, सिंपल रेडिकल्स हैं, मोनो एटॉमिक रेडिकल्स विच कैरी चार्ज, Fe2 प्लस हो गया, Br माइनस। कॉम्पोजिट रेडिकल्स क्या हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, एग्जाम्पल अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो सिंपल रेडिकल्स मतलब एक ही एलिमेंट है और उसके मत्थे कोई चार्ज है, जैसे Fe मतलब आयरन हो गया और उसके मत्थे आपको क्या चार्ज दिख रहा है, +2। ठीक है, ब्रोमीन एक ही एलिमेंट है और उसके मत्थे आपको क्या चार्ज दिख रहा है, माइनस। क्लोरीन, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सिंपल रेडिकल्स हो गए। कॉम्पोजिट रेडिकल्स क्या होते हैं, जो 2 एलिमेंट से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अमोनिया है, 2 एलिमेंट से बना हुआ है, सोडियम और हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका कॉम्पोजिट रेडिकल। रेडिकल मतलब वो जिसके मत्थे कोई चार्ज हो, प्लस या माइनस। ठीक है, ये सिंपल रेडिकल भी हो सकता है या कॉम्पोजिट रेडिकल भी हो सकता है, जैसे नाइट्रेट आयन है भाई साहब, सल्फेट आयन है। सो हियर वी हैव व्हाट, ठीक है, सिंपल रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स। इसमें क्या हो जाएंगे भाई साहब आपका, जैसे क्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ब्रोमीन, ये सारे आपके क्या हो गए भाई साहब, सिंपल रेडिकल्स। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट पे, एक ही एलिमेंट के मत्थे कोई चार्ज है। ठीक है, और कॉम्पोजिट रेडिकल्स क्या होंगे, कॉम्पोजिट रेडिकल्स, तो जैसे आपका हो गया NO3 2 माइनस, ठीक है, सॉरी NO3 तो माइनस ही होगा सिर्फ, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, आपका जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारे आपके जितने भी हैं, दीज आर नोन एज कॉम्पोजिट रेडिकल्स। NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सारे आपके कॉम्पोजिट रेडिकल्स हो गए। ठीक है, दीज आर कॉम्पोजिट रेडिकल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल अमोनियम आयन हो गया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, अ रिकैपिचुलेशन, स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, राइट द सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। तो आपके भाई साहब क्या लिखे, सिंबल लिखे, पहले सोडियम लिखा और सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट बनाना है। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे, राइट वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल। कुछ कुछ कॉम्पोजिट रेडिकल्स के वैलेंसीज आपको याद होने चाहिए, जैसे नाइट्रेट का 1 है, सल्फेट का भाई साहब आपका 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे सल्फेट का कितना है, 2 है। तो कुछ आपके कॉम्पोजिट रेडिकल जैसे आपका SO4, ये सल्फेट रेडिकल है, इसका वैलेंसी 2 लेते हैं हम। NO3, ठीक है, इसका वैलेंसी कितना लेंगे भाई साहब, 1। दिया हुआ है क्या, लिस्ट दिया हुआ है, नहीं बुक में लिस्ट दिया हुआ है क्या, तुम्हारा लिस्ट दिया होना चाहिए। ठीक है, ये NO3 का भाई साहब 1 है, सल्फेट का भाई साहब कितना है, 2 है। ठीक है, और भी कुछ दिख रहा है क्या, OH, ठीक है, OH का भाई साहब होता है 1, OH की वैलेंसी होती है 1। और क्या, मुझे याद नहीं आ रहा यार, और क्या होगा बोलो, कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, तो इसका होगा भाई साहब 2, कार्बोनेट का होगा भाई साहब 2। ठीक है, सल्फेट का होगा 2, OH का होगा 1, NO3 का होगा 1, ये वैलेंसीज हैं। कार्बोनेट का है भाई साहब 2, और क्या है, और कुछ लिखा है नहीं, तुम्हारी बुक्स हैं क्या, बुक्स यहाँ पे नहीं, हाँ उसमें नहीं है, ये सब नहीं दिया हुआ है। ओके, सल्फेट का, हाइड्रोक्साइड आयन का, नाइट्रेट का, कार्बोनेट का, ये सब भाई साहब वैलेंसीज ऑफ कॉम्पोजिट रेडिकल्स हैं। ये क्या, गुड, यही चाहिए था, नहीं ये नहीं, ये नहीं चाहिए था मुझे, रेडिकल्स का चाहिए था, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है चलेगा। तो जैसे ज़्यादा करके इसमें आ जाता है सब कुछ, तो समझो अगर मुझे कोई रेडिकल बनाना है, अभी मुझे सोडियम सल्फेट बनाना है, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज सोडियम सल्फेट,
ठीक है। सोडियम सल्फेट हम कैसे बनाएंगे भाई साहब, ये सोडियम हो गया, इसका वैलेंसी कितना है 1, और ये सल्फेट है, इसका वैलेंसी कितना है भाई साहब 2, ठीक है। तो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा Na2SO4, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। जैसे अगर आपको बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, ठीक है, तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2, कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है 2, यहाँ पे देखो कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो ये भाई साहब कैंसलम कैंसलम, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो CaCO3, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे आपको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका सल्फेट, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, सो दिस विल बी व्हाट H2SO4, ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे आपको बनाना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इफ़ यू हैव टू मेक बेसिकली व्हाट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम का होता है वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 1 है, देखो, ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर समझ लो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो इफ़ यू हैव बेसिकली व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम का हो गया 2, SO4 का हो गया भाई साहब 2, कैंसलम कैंसलम 1:1, तो ये क्या हो जाएगा CaSO4, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सॉरी कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये आई एम सो सॉरी, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अगर हमको करना है भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका Ca और OH, Ca2 और OH1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CaOH2, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। जैसे आपका है भाई साहब पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट में क्या हो जाएगा पोटेशियम हो गया और ये नाइट्रेट हो गया, इसका 1 इसका 1, तो ये हो जाएगा क्या KNO3, दिस विल बी KNO3, क्लियर 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 क्लियर, ओके। राइट, वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल, तो जो भी आपका कॉम्पोजिट रेडिकल हो या आपका इंडिविजुअल रेडिकल हो, ठीक है, कॉम्पोजिट रेडिकल हो या ऐसा रेडिकल हो, उसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द एरोस एंड राइट द फॉर्मूला, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, जल्दी बोलना है, चलो करो इसको, करो फटाफट फटाफट फटाफट, करना है भाई साहब, सबको करना है, चलिए चलिए चलिए, क्विक 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 एवरीवन। हो गया कि नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो भाई साहब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, अभी देखो कार्बन क्या है आपका C6 और ये 12 है, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने भाई साहब 6, नंबर ऑफ, और कुछ जरूरत नहीं है एक्चुअली, प्रोटॉन्स की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब 6, ठीक है, ओके। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले शेल में कितने आ जाएंगे, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4, 2 and 4, ठीक है, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 अगर पहले शेल में आएंगे तो बचेंगे कितने 4, तो 2 and 4, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, सो विच वन विल बी द करेक्ट वन, डी, ठीक है, ओके। द बेसिक रेडिकल एंड द एसिड रेडिकल इन कॉपर 2 क्लोराइड आर रिस्पेक्टिवली, चलिए चलिए अटेम्प्ट कीजिए अटेम्प्ट कीजिए अटेम्प्ट कीजिए भाई साहब, नहीं 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 नहीं, अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट। तो आपका भाई साहब बेसिक रेडिकल कौन होता है, बेसिक रेडिकल कौन होता है भाई साहब, कटायनिक रेडिकल, ठीक है। वी हैव सीन दैट बेसिक रेडिकल इज द कटायनिक
radical, basic radical is the cationic radical and बेसिक रेडिकल आपका कटायनिक रेडिकल हो गया, और एसिडिक रेडिकल आपका क्या हो जाएगा, अनायनिक रेडिकल, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द अनायनिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल इज द कटायनिक रेडिकल एंड एसिड रेडिकल इज द अनायनिक रेडिकल। तो आप देखो यहाँ पे कॉपर 2 क्लोराइड, सो दिस इज व्हाट कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड Cu, और ये Cl हो गया भाई साहब, कॉपर 2 क्लोराइड है, ठीक है। कॉपर देखो यहाँ पे कॉपर 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कॉपर की भाई साहब होती है वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर की होती है भाई साहब वेरिएबल, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। एक हो गया कॉपर, इसके दो वैलेंसीज हैं 2 and 3, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है उसको हम क्यूप्रस भी बोलते हैं, और जहाँ पे ये 3 वैलेंसी शो करता है उसको हम क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। जहाँ पे वो 3 वैलेंसी शो करेगा उसको हम क्यूप्रिक बोलेंगे। इसी तरह से आयरन भी है, देखो आयरन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, iron is also an element which shows variable valency. Iron is also an element which shows variable valency. So for example देखो आयरन यहाँ पे ये हो गया Fe2 और यहाँ पे Fe3, तो ये 2 क्या हो जाएगा भाई साहब, फेरस, दिस इज फेरस, और ये 3 क्या हो जाएगा बोलो, फेरिक, दिस इज फेरिक, फेरस एंड फेरिक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो फेरस एंड फेरिक ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो द बेसिक एंड, तो कॉपर 2 क्लोराइड है, कॉपर 2 क्लोराइड मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 1 हो गया भाई साहब। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भाई साहब क्लोरीन का होता है वैलेंसी कितना 1, इसका होता है 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CuCl2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेसिक रेडिकल, तो आपका यहाँ पे Cu क्या करेगा भाई साहब, देखो यहाँ पे Cu का 2 वैलेंसी मतलब क्या है, 2 वैलेंसी मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको मालूम है ड्यूरिंग आयनिक कंपाउंड्स द मेटल और द एलिमेंट, ठीक है, लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भाई साहब ये डोनर एटम होगा, तो ये Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल फॉर्म Cu2+, ठीक है। Cu भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, Cu2+। और Cl की रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिला, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हजम करने के लिए 2 क्लोरीन एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि Cu 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए 2 क्लोरीन एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरीन एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, दूसरा वाला क्लोरीन एटम लेगा, तो 2 क्लोरीन एटम्स, इसीलिए आपका क्या बनेगा यहाँ पे Cul, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब 2 क्लोरीन एटम्स, तो ये हो जाएगा आपका 2Cl-। इसीलिए देखो एक कॉपर के साथ 2 क्लोरीन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आपको 2 क्लोरीन एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें भी तो इसका वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, अगर हम इसको देखें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CuCl2। तो यहाँ पे आपका कटायनिक रेडिकल कौन होगा, कटायनिक रेडिकल इज द वन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स हेड, सो दिस विल बी द कटायनिक रेडिकल, कटायनिक रेडिकल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक रेडिकल, ठीक है, बेसिक रेडिकल। और अनायनिक रेडिकल कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका अनायनिक रेडिकल, अनायनिक रेडिकल, और इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक रेडिकल, अनायनिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, दिस विल बी अनायनिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, ठीक है। तो आपका बेसिक रेडिकल एंड द एसिड रेडिकल इन कॉपर 2 क्लोराइड, दिस इज व्हाट, कॉपर 2 क्लोराइड में बेसिक रेडिकल और अनायनिक रेडिकल, ये क्या हो जाएगा, Cu2+ एंड Cl-, ठीक है, Cu2+ एंड Cl-, तो बेसिक रेडिकल एंड अनायनिक रेडिकल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका Cu2+ एंड Cl-। State whether the given statements are true or false. Every element has a fixed valency.
ज़्यादा करके सारे एलिमेंट्स की फिक्स्ड वैलेंसी होगी, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच हैव अ वेरिएबल वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल देखो 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 काव्या, फॉर एग्जाम्पल अब भी मैंने डिस्कस किया. फॉर एग्जाम्पल नया वेरिएबल वैलेंसी अब भी तो डिस्कस की. कौन कौन से एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं? कॉपर का अभी तो डिस्कस किया भाई साहब. आई डोंट नो हाउ टू मैन्युफैक्चर योर अटेंशन लेवल्स. आप लोग जो सोच रहे हैं उन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है. मुझे मालूम है आपके माइंड में क्या चल रहा है. उन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है. उनके लिए ज़िंदगी पड़ी है भाई साहब. ये चीज़ जो आपके हाथ से निकलती जा रही है ये वापस नहीं आएगी. देखो भाई साहब, हो सकता है बच्चे उधम मचा रहे हो, या भाई साहब एक दूसरे से मारामारी कर रहे हो, या कोई जोक पास कर रहे हो, तो उनका अटेंशन लेवल नहीं है. लेकिन आप अगर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और फिर भी आपका अटेंशन लेवल नहीं है, तो इट्स अ डायरेक्ट प्रूफ दैट योर माइंड इज समवेयर एल्स, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. अगर बच्चे आपस में बातें कर रहे हो, उधम मचा रहे हो, एक दूसरे को भाई साहब मारामारी कर रहे हो, या जोक्स पास कर रहे हो, तो उसको टीचर उस बिहेवियर को करेक्ट कर सकता है. लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आप अटेंशन पे कर रहे हैं, लेकिन आप ज़र को भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं. इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. जो दिखता है वो बिकता है भाई साहब. अगर दिख रहा है कि भाई बच्चे बदमाशी कर रहे हैं तो हम उसको स्ट्रिक्टली उसको करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो दिख ही नहीं रहा है, आपके माइंड यहाँ पे है ही नहीं. इट्स अ स्ट्रेट प्रूफ. इसलिए अब भी तो हमने किया है इसको. देखो भाई साहब, जस्ट नाउ वी सेड कि आपकी वेरिएबल वैलेंसीज कौन कौन से एटम्स दिखाते हैं. यहाँ पे देखो कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी 2 and 3. जस्ट नाउ वी डिड इट. इट्स हार्डली 5 minutes दैट वी डिड इट. वेरिएबल वैलेंसी कॉपर की हो गई, वेरिएबल वैलेंसी आयरन की होगी. जस्ट वी डिस्कस्ड इट भाई. हाउ कम दैट यू आर सो अनअटेंटिव? इसका मतलब ये आपका दिमाग कहीं और है, और जहां पे है वहां पे अभी रहने की जरूरत नहीं है. I seriously don't understand this. ये जो इमोशंस में आप बह रहे हैं ना, इन इमोशंस की वैल्यू अगले 10 सालों में कुछ नहीं होगा, जीरो आउट हो जाएगा. किसी ने आई लव यू बोल दिया और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है ना, कुछ मैटर नहीं करता वो सब. आटे दाल के भाव पे जब आएंगे ना आप, सब फ्लैट हो जाएगा. दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड स्टेटमेंट है आई लव यू. सबसे बड़ा फ्रॉड स्टेटमेंट है. जिसने आपको बोला है ना वो सबसे बड़ा फ्रॉड है. ये मानकर चलो, कोई किसी को लव नहीं कर सकता. कोई किसी को लव नहीं कर सकता. आप अगर बोलते हैं ना आई लव द टेस्ट ऑफ फिश, तो मार के खा क्यों रहे हो? यू डोंट लव समबडी. उस फिश में आपके एपेटाइट को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी है, इसीलिए आप बोल रहे हो आई लव फिश. यू डोंट लव फिश, यू लव द टेस्ट ऑफ फिश. आप जिन भी चीज़ों को लाइक करते हो वो आप अपने वजह से लाइक करते हो, उसके वजह से उसको लाइक नहीं करते हो. आपकी बॉडीज में कुछ चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल हो रही है. आप बोल रहे हो कि आई लव द टेस्ट ऑफ फिश, मतलब क्या हो गया भाई साहब? यू लव द टेस्ट ऑफ फिश, यू डोंट लव फिश. जो अगर लव करते फिश को, उसको मार के काट के भून के खा कह रहे हो भाई साहब. सिंपल है. यू लव चिकन, नहीं, यू डोंट लव चिकन, यू लव द टेस्ट ऑफ चिकन. आपके जबान में कुछ टेस्ट बर्ड्स हैं जो फुलफिल हो रही हैं उसके टेस्ट से. दैट इज़ व्हाट यू डू. इसी तरह से अगर कोई आपको बोल रहा है ना आई लव यू, मतलब वो आपको लव नहीं करता है. आप उसके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें जो डिमांड्स वो आप फुलफिल कर सकते हैं, ऐसा उसे लगता है, ऐसा उसे लगता है, इसलिए वो बोल रहा है आई लव यू. दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड स्टेटमेंट है ये. और इसके चपेट में अगर आप आ गए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. और चल रहा है आपके जीवन में, मुझे मालूम है. यहाँ पे बहुत सारे जीवन में ऐसे ही चल रहा है. इसीलिए ये डायरेक्ट प्रूफ है. आप जो सवालों का जवाब नहीं बोल पा रहे हैं ना, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. आप अगर 1% बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उसके बाद भी लगभग 1 मिनट पहले जो मैंने समझाया उसका जवाब नहीं दे पा रहे ना, इट मीन्स दैट यू आर लीस्ट अटेंटिव आउट हियर. इट मीन्स दैट अटेंशन इज समवेयर एल्स. और आपका अटेंशन आपके मम्मी या पापा के साथ नहीं है, वो उस इंसान पे जिसने आपको हाल ही में आई लव यू बोला है, जिसके साथ आपका ये फैक्ट है. और इस दलदल से नहीं निकलोगे ना तो भाई साहब दलदल ही है ये.
every statement whether given statements are true or false, every element has a fixed valency, नहीं, every element की fixed valency नहीं होती है, ज़्यादा करके elements की fixed valency होती है, but आपका भाई साहब कुछ ऐसे भी elements होते हैं जिनकी variable valency होती है, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर का हमने देखा 2 वेरिएबल वैलेंसी है 2 and 3, इसी तरह से आयरन की भी 2 वेरिएबल वैलेंसी है, दैट इज 2 and 3, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द एसिडिक रेडिकल्स इन देम, डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच। देखो इन क्वेश्चंस के लेवल को देखो, इन क्वेश्चंस को तो भी सॉल्व कर सकते हो जब आपका अटेंशन लेवल और ग्रास्प एकदम सही हो, बहुत ईजी सा चैप्टर है अगर आप अटेंशन लेवल आपका बरकरार है तो। जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको यहाँ पे, अगर उसी को आपने समझ और जान लिया है, काफ़ी है सवाल करने के लिए, काफ़ी है, आपको अलग से स्क्रैच से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट अटेंशन लेवल विच इज़ सिवियरली डिवाइडेड, और इस चीज़ से भाई साहब निकलो, वरना ये आप जितने भी क्लासेस अटेंड कर लो और जितना कुछ भी जीवन में कर लो, आपका स्टडीज़ में नो इम्प्रूवमेंट, ये स्ट्रगल बना ही रहेगा आपको। जिस चीज़ को कर रहे हो उसको कम से कम एक अच्छा अंजाम दो, अगर करना ही है तो। अगर करना ही है तो कोई बैट्समैन ऐसा नहीं होगा जो क्रीज पे उतर रहा होगा और ये सोच के उतर रहा होगा कि वो 0 पे आउट होकर वापस आए। वो हमेशा ये सपना लेके ही उतर रहा होगा कि वो सेंचुरी मार कर आए या एटलीस्ट 50 या कोई कमेंडेबल स्कोर बना कर आए। आप में ये क्यों नहीं है? व्हेन यू हैव टेकन स्टडीज यू शुड बी कंप्लीटिंग इट विथ गुड ग्रेस, यू शुड बी एंडिंग इट विथ अ गुड। आपका एंड कम से कम आपका दिमाग में तो ये होना चाहिए ना, इसको अच्छे से ख़त्म करना है। और अच्छे से ख़त्म करना है मतलब 13-14 साल बाद नहीं करना है, अभी इसी वक्त हर एक चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करना है। अगर मैंने शुरुआत की है तो उसको अच्छे से ख़त्म करना है। आपको क्या लगता है यहाँ पे आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, घर में जाके इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, एग्ज़ाम देंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएगा, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, नहीं आएगा। चाहे मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम दे लो, चाहे स्कूल में एग्ज़ाम दे लो, क्योंकि तुम्हारा जो स्टार्ट का प्रोसेस है वही गड़बड़ है, अटेंशन लेवल वही नहीं है तुम्हारा। फिसलोगे ही भाई साहब, यू विल क्रैश। डिफरेंट बेसिस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो और एक कंटिन्यूस इंटरैक्शन 1.5 घंटे से चल रहा है, फिर भी आपका अटेंशन लेवल कहीं और है, तो जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तब क्या खाक अटेंशन लेवल रहेगा भाई साहब। जब आप पे ऊपर नज़रें नहीं होंगी, जब आप पढ़ रहे हो ऐसा लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप तो फिर कहीं और ही होगे, वहाँ तो और ज़्यादा डाइल्यूशन होगा भाई साहब। इट्स लाइक अगर आपने भाई साहब एक ग्लास पानी में 1 चुटकी नमक डाल दिया तो थोड़ा सा नमकीन सॉल्ट आएगा आपको। एक टंकी में उतना ही चुटकी नमक डालोगे तो क्या होगा? वही होता है आपका सेल्फ स्टडी में, वही होगा। व्हेन देयर आर नो आइज ऑन यू, यू विल बाउंड टू क्रैश। वो होगा ही होगा क्रैश, वो नहीं होगा सेल्फ स्टडी। डिफरेंट बेसिस आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर बाई एसिडिक रेडिकल्स इन देम। तो भाई साहब समझो यहाँ पे एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं? एसिडिक रेडिकल्स मतलब नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। समझ लो आपने यहाँ पे NaOH बनाया, NaOH बनाया, इसमें क्या बना आपका भाई साहब? Na+ और OH-। OH-। बताइए यहाँ पे एसिडिक रेडिकल कौन हो जाएगा? OH- है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये आपका बेस हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ बेस। NaOH एक बेस हो गया और इसमें आपका बेसिक रेडिकल क्या है? ये अभी समझ लो तुमने ले लिया K या NaCl, तो यहाँ पे क्या हो गया? Na+ और ये क्या हो जाएगा? Cl-। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? वाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज आपके एसिडिक रेडिकल्स डिफरेंट है। ये आपका एसिडिक रेडिकल है और ये आपका एसिडिक रेडिकल है। आर दे डिफरेंट? यस दे आर, ठीक है। तो विल द कंपाउंड्स बी डिफरेंट? यस दे विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझना है भाई साहब। डिफरेंट बेसिस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय एसिडिक रेडिकल्स इन देम। तो यहाँ पे ये फॉल्स क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट फॉल्स? बताइए। यहाँ पे मैंने आपको एक पहलू समझाया है, दूसरे पहलू को आप मुझे समझाइए। यहाँ पे तो हो रहा है भाई साहब, तो ये तो ट्रू होना चाहिए कायदे से। आप क्या ये दोनों अलग अलग बेसिस हैं? क्या ये दोनों अलग अलग बेसिस हैं?
वाई आर दे डिफरेंट? बिकॉज देयर बेसिक रेडिकल्स आर डिफरेंट। क्या ऐसा हो सकता है भाई साहब, लेट्स से KOH है और NaOH है, क्या ये दोनों भी दूसरे कंपाउंड्स होंगे? यहां पे देखो OH दोनों में सेम है। OH भाई साहब विच इज एन एसिडिक रेडिकल इज सेम इन बोथ ऑफ देम। यहां पे किसका डिफरेंस है? बेसिक रेडिकल का। तो इसका मतलब दो बेसेस जो डिफरेंट होंगे वो एसिडिक रेडिकल्स की वजह से भी हो सकते हैं और बेसिक रेडिकल्स के भी वजह से हो सकते हैं। टू बेसेस माइट बी डिफरेंट बोथ ऑफ द रीजंस फॉर एसिडिक रेडिकल्स एज वेल एज फॉर बेसिक रेडिकल्स। ये होगा रीजन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूरी हमदर्दी रखता हूँ, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आपको, या आपको कोई मतलब डांट नहीं रहा हूँ। आपका जो एज है इसमें बहुत सारा टर्बुलेंस होगा। इस परिस्थिति को समझना थोड़ा सा, मैं हमेशा साइंस के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझता हूँ कि आपके बॉडी में अभी अचानक से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपके इमोशंस भाई साहब सरफेस पे है, देयर बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अभी। ठीक है, काफ़ी इमोशन हो जाते हैं आपके। मतलब आप देखोगे सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स किस एज पे होते हैं? आपके एज पे होते हैं। ड्रग्स की जो लत लगती है ज़्यादा करके लोगों को इस एज में लगती है। ज़्यादा करके लोगों को मतलब अगर बिगड़ते हैं, कोई गंदी आदत पाल लेते हैं चोरी वगैरह की, इस एज में होती है। कोई अगर 40 साल का होगा तो वो ड्रग्स लेना चालू नहीं करेगा, बहुत रेयरली होगा, हो सकता है, लेकिन दैट पर्सन विल नॉट स्टार्ट एट 40 और 50s, ही विल स्टार्ट एट मे बी 16, 17, 18, क्योंकि ये आपका बहुत इमोशन वाला लाइफ है। ये यहाँ पे इमोशंस एकदम टॉप पे हैं, क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और अचानक भयानक में सब चेंज हो रहा है। अक्सर आपकी उम्र में जो पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब ये 8-10 साल का था, कितने प्यार से मैं हम लोग का बात सुनता था और डरता भी था, अभी तो भाई साहब उल्टा जवाब दे रहा है, ये उल्टा जवाब दे रही है। ये हो ही गई, हर फैमिली की कहानी है, क्योंकि आपके ये आपको अलग कॉन्फिडेंस दे रहा है। इमोशंस की बाढ़ आई हुई है भाई साहब, लेकिन आगे वही निकलेगा जो इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करे, इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करे। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको मार्शमेलोज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मार्शमेलोज से शायद आप कनेक्ट ना हो पाए, एक स्वीट डिश है बेसिकली, गुलाब जामुन सबको समझता है, चलिए गुलाब जामुन ले लेते हैं। तो ये जो मतलब प्रोफेसर थे, इन्होंने बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, छोटे छोटे बच्चे एकदम से, उनको भाई साहब एक कमरे में बिठाया और मतलब अलग अलग एक एक करके बुलाया, एक को बुलाया, बैठाया, बोला कि ये देखो यहाँ पे ना 4 गुलाब जामुन हैं, इसको भाई साहब एक एक करके तुम खाओगे, मैं अभी कमरे से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे 1 गुलाब जामुन है, अगर मैं कमरे पे फिर अंदर आऊँगा, तुम अगर मेरे आने तक का इंतज़ार कर सकते हो तो मैं 1 की जगह पे तुमको 2 गुलाब जामुन दूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई साहब, ठीक है। शर्त ये रखी कि 1 गुलाब जामुन है, मार्शमेलो था बेसिकली, तो लेकिन गुलाब जामुन का एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज वी आर नॉट वेरी यूज टू मार्शमेलोज, दैट इज़ ऑल्सो स्वीट डिश। तो ये भाई साहब आपका एक गुलाब जामुन है, मैं बाहर जाऊँगा, वापस आऊँगा, अगर तब तक तुमने इसको नहीं खाया, इंतज़ार किया, तो मैं 2 गुलाब जामुन दूंगा 1 की जगह पे, और अगर तब तक तुमने उसको खा लिया तो बस 1 ही गुलाब जामुन मिलेगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने भाई साहब, मतलब वो एक्सपेरिमेंट अभी भी रिकॉर्डेड है, ठीक है, कुछ बच्चों ने तो मतलब ये प्रोफेसर साहब निकल रहे हैं उसी में टपक, मतलब निकले भी नहीं, खा लिया, ठीक है। कुछ बच्चे रुके रहे और इंतज़ार करते रहे कि वापस कब आएंगे ताकि मेरे को 1 के बजाय 2 मिले, ठीक है। सो बाद में इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी बच्चे थे उनका मैपिंग किया, मतलब 18 साल बाद व्हेन दे वर इन कॉलेज, और इनका एकेडमिक्स देखा। कुछ 18 या 20 बच्चों के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 10 मिनट भी नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने मैपिंग किया कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, और वो बच्चे जिन्होंने एक्चुअली कंट्रोल किया था अपने आप को उस दूसरे गुलाब जामुन के लिए, ठीक है, जब तक प्रोफेसर साहब वापस ना आ जाए, मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ, तब तक मतलब ये गुलाब जामुन मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है, लेट हिम कम बैक, वो लोग दे वर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन बोथ देयर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे rather than those people who were not able to control their instinct। तो इमोशंस की बाढ़ हमेशा होगी, इंटेंसिटी हमेशा होगी, आप कितना कंट्रोल करते हैं अपने आप को वो डिपेंड करता है whether you will turn out to be a scholar or an average student। ये जर्नी आपके लिए भाई घसीटा मार जर्नी हो जाएगी, घसीटोगे आप इस जर्नी को, और ये 1-2 साल की जर्नी नहीं है, 13-14 साल की जर्नी है जो आप खींच रहे हो। सो द डिसीजन इज़ एंटायरली योर्स। आपका भाई साहब इतना अटेंशन लेवल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड? क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई साहब?
तो मैग्नीशियम का भाई साहब अभी आपने वैलेंसी देखा क्या है, 2 है, ठीक है। सो दिस इज मैग्नीशियम विच इज बेसिकली हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2, और क्लोरीन की वैलेंसी बोलो कितनी, 1। तो भाई साहब टड़ंग टड़ंग, तो दिस विल फॉर्म MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड विल फॉर्म हैव अ फॉर्मूला MgCl2, ठीक है। क्लियरम व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, चलो बताओ भाई साहब, शीतल क्या होगा वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे आपको देखो ये नाइट्रोजन है कहाँ पे, एटम में, इसमें पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 5, तो वैलेंसी कितनी होगी, 5 - 8 की 8 - 5, 8 - 5, ठीक है। तो ये 5 अगर हम माइनस करें 8 - 5 कितनी वैलेंसी हो गई, 3। तो नाइट्रोजन भाई साहब क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, किसी भी एटम से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। सो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, 3, ठीक है। जब भी आपका 5, 6 या 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपका भाई साहब वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 - 5, 8 - 6 एंड 8 - 7। अच्छा, जिसके 8 होंगे वो किसी ने पूछा ही नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स है अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 0 हो जाएगा, वो कंबाइन ही नहीं करेगा भाई साहब। जिसका पेट भरा हुआ वो क्यों खाना खाएगा, ठीक है। तो 8 - 8 दैट इज 0, उसकी वैलेंसी 0। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी, भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो कंबाइन क्यों करेगा, उसका जितना आपका होना चाहिए उतना ही है। तो 8 - 8 दैट विल बी 0, इट विल नॉट कंबाइनिंग। तो अगर कोई कंबाइन करेगा ही नहीं तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट। चलो नेहा ट्राई करो, Ag + K + NH4 + Cu+, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान। रीजन देना है भाई साहब, जल्दी शरायु, कमॉन, इजी है मनस्वी, जल्दी। Ag + K + NH4 + Cu+, सबके सब आपके पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, लेकिन Ag आपका सिल्वर है, K आपका पोटेशियम है, ये आपका कॉपर है, ये आपका अमोनियम है, ये सारे आपके क्या हैं, सिंपल रेडिकल्स हैं, और ये आपका क्या हो गया, कॉम्पोजिट रेडिकल, ठीक है। NH4+ इज अ कॉम्पोजिट रेडिकल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप कैसे इस चीज को समझेंगे, देखो Ag है, ये G आपका क्या है, स्मॉल लेटर में आ रहा है, देखो तो ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। Cu है, लेकिन U आपका स्मॉल लेटर में, तो ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। K तो अकलौता ही है, तो एक ही एलिमेंट हुआ। यहाँ पे NH4, N भी आपका कैपिटल में है और H भी आपका कैपिटल में है, तो ये दिस इज अ स्ट्रेट इंडिकेशन दैट दीज आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ कॉम्पोजिट रेडिकल, रेस्ट ऑफ देम आर सिंपल रेडिकल्स, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, NH4, इट इज अ कॉम्पोजिट रेडिकल, ठीक है। ओके, चलो भाई साहब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सब्सटेंस का भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी उस सब्सटेंस का वेट या मास होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। चैप्टर एट अ ग्लांस भाई साहब, रिलेशन बिटवीन मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम दैट इज 32 ग्राम्स, और इतने आपके भाई साहब हो गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में हो जाएंगे। ये सारे जो कैलकुलेशंस आप यहाँ पे कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड इन 9th स्टैंडर्ड, दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टिल 12th, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में भी बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड को स्टूडेंट्स को मोल कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। द रीज़न इज़ उन्होंने 9th में अटेंशन पे नहीं किया, और 10th में तो आप फास्ट मोड में आ जाते हैं, फिर 11th में तो मोल पे बहुत बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं। तो जिसका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है वो इन सवालों को कैसे करेगा। इसीलिए इट्स स्टिल टाइम फॉर यू टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट्स। अगर नहीं समझ में आया है प्लीज़ घर में जाकर इस चीज़ को देखो, आप वीडियोस देखो, फिर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, क्योंकि ये अगर आपका पीछे छूट गया तो 12th तक आप इस चीज़ से स्ट्रगल करोगे। 12th क्यों, उसके आगे भी अगर आपने साइंस लिया तो आप उससे स्ट्रगल करोगे, क्योंकि मोल का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें तमाम केमिस्ट्री में सवाल बनते हैं। आगे चल के आप 12th या 11th में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में मिलेगी, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में
बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, और कैलकुलेशंस मोल पे बहुत ज़्यादा हैं। मोल पे इतने सारे कैलकुलेशंस हैं और इतने सारे फॉर्मूलेज हैं कि अगर आपको बेसिक ढांचा मोल का समझ में नहीं आया है, वहाँ पे आप लड़खड़ाओगे। सो जो चीज़ें आ रही है ना आपके जीवन में, उसको ग्रास्प करो, ठीक है। आपका ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग तरीक़ों से आपको परेशान करता रहेगा अगर आपने थोड़ी बहुत परेशानी आज नहीं उठाई इसको समझने की। इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द एफर्ट टू अंडरस्टैंड इट। सो प्लीज़ पीपल, अगर आप अभी नहीं समझ पाए, चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, जाकर वीडियोज़ को देखिए, रिवाइंड मोड में देखिए, थोड़ा सा पढ़िए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं भी आया तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ आयंस, इतना आयंस हो जाएगा। 1 मोल ऑफ भाई साहब अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन्स तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एटम्स तो इतना एटम्स हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। क्लियर है। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स, ये हो गया आपका 1 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका कितना हो गया भाई साहब, O2, ठीक है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है। कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। बेसिस में भाई साहब होता है आपका एक कटायनिक रेडिकल और एक अनायनिक रेडिकल, ऑल्सो नोन एज बेसिक रेडिकल, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, अनायनिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल हो गया और ये हो गया आपका अनायनिक रेडिकल, ठीक है। एसिड्स में भाई साहब एक आता है आपका कटायनिक रेडिकल और दूसरा है आपका अनायनिक रेडिकल। कटायनिक रेडिकल में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अनायनिक रेडिकल में आपका क्या आ जाएगा, एसिडिक रेडिकल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो प्लीज़ जाकर इसको पढ़िए, वरना 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 बहुत तकलीफ हो जाएगा भाई साहब। काहे नहीं चल रहे हो तुम, दैट अरे थैंक यू हो गया, ओ बाबा थैंक यू हो गया। अरे ये तो 31 से 33 पे गया और थैंक यू हो गया, क्यों 32 कहाँ चला गया, ये 31 है ना। चलो ये क्यों हो रहा है, 32 कहाँ गया रे, गायब कैसे हो गया, समथिंग इज रॉन्ग। ओके पीपल, आई वॉन्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दिस एंड एक मिनट देख लेते हैं भाई साहब 32 कहाँ चला गया मेरा, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल।